नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के साथ हैं और इनकी एक यात्रा शुरू होने वाली है बिहार के नवादा जिले के शेखोदौरा आश्रम से। और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर यात्रा जो शुरू होती है बिहार में तो उत्तर बिहार से शुरू होती है और इनका चूंकि कुछ अलग ही स्टाइल होता है, इनका एक अलग ही पहचान है राजनीति में, तो यात्रा का भी थोड़ा मिजाज अलग है। तो हम इन सब चीज़ों को समझने के लिए आज उनसे बात कर रहे हैं। सर थोड़ा बताएं यात्रा के लिए नवादा को क्यों चुना गया? देखिए, हमारे दिमाग में बहुत पहले से बात रही कि बिहार नहीं हिंदुस्तान में मगध का एक अलग अस्तित्व रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी। लेकिन कुछ परिस्थितिवश मगध को हम समझते हैं कि लोग मिनिमाइज किया है और मगध के नल नाम लेकर के मगध के जो हमारे सपूत रहे हैं उनके बारे में विशेष तरजीह न कर करके दूसरे तरह की बात लोग करते हैं। तो उनकी बात होती है, उससे हमको चिंता नहीं है, चिंता है हमको अपनी बात। अब जैसे शेखोदौरा की बात आप कर रहे हैं, तो शेखोदौरा अपने आप में इस बिहार के इतिहास में एक अलग स्थान रखता है। वहाँ जयप्रकाश नारायण जी बहुत काफ़ी समय रहे और काफ़ी काम किया, उन्होंने कई गांव बसाने का काम किया। और आज स्थिति वहाँ ये है कि उन सब गाँवों को कोई जानने वाला नहीं है कि ये गाँव की क्या परिस्थिति रही। और जयप्रकाश नारायण जी की बात जहाँ तक आती है, वर्तमान में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं वो जयप्रकाश नारायण जी का ही देन है, उनकी संपूर्ण क्रांति का ही देन है। और उस योद्धा को हम, उनके कर्म भूमि को अगर हम लोग भूलते हैं तो हम समझते हैं कि हम लोग अपराध करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि जो भी हो शेखोदौरा से हम लोग स्टार्ट करेंगे, शेखोदौरा के लोगों से बात करेंगे। वहाँ पर जो उनके द्वारा किया हुआ काम है, चाहे गांव बसाना हो, चाहे और कुछ काम किए हों, खेती बाड़ी का, बगीचा का और कोई ऐसा काम, उस सब काम को आगे बढ़ाने के संदर्भ में हम लोग एक नोट बनाएंगे और सरकार के सम्मुख हम लोग उपस्थित करेंगे। फिर देखा जा रहा है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी कहे गए, बात सही है, लेकिन दक्षिणी बिहार में मगध में खनमा से उनका अपना संबंध है, वही उनकी जन्मभूमि रहेगी। और जन्मभूमि के साथ साथ आज बिहार का जो परिदृश्य है, जो किसान की बात आती है, जमींदारी उन्मूलन का जहाँ तक सवाल है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हम मुख्यमंत्री रहते हुए और हमको ये पता है कि देवघर में अछूतों को प्रवेश कराने का पहल उन्होंने सबसे पहले किया था। उस समय जिस समय अछूतों के नाम पर क्या क्या न बात होती थी, तो ऐसे बड़े बड़े आदमी जो नायक का नायक कहे जा सकते हैं और उनके जमीन को, उनके भूमि को नमन न करके हम सिर्फ चंपारण की बात करें तो हमको नहीं लगा कि साहब ये कोई न्याय की बात है। चंपारण की भूमि को हम नमन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमको खनवा की भूमि को भी नमन करना चाहिए, शेखोदौरा का भूमि का नमन करना चाहिए। इसलिए हम लोग इसको चुने हैं। फिर अब देखते हैं स्वतंत्रता सेनानियों में अभी कई एक हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, रजवार जाति के लोग थे, उन्होंने अपना योगदान दिया और उन्हें 1857 की लड़ाई में भी उन लोगों ने बहुत तरह की बात किया था, जिससे कि अंग्रेजों में घबराहट आई थी। उन लोगों का भी नाम लेने वाला कोई नहीं है, उनका स्थान को भी कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग प्रयास करेंगे, उन जगहों पर भी जाएंगे, जा कर के माल्यार्पण करेंगे। फिर स्वामी जी जो खेती दृष्टिकोण से जो पहले था, किसान आंदोलन जिसको कहा जाता है, सबसे पहला शुरुआत उन्होंने किया। हमको मालूम होता है, हुआ भी है कि आज भी स्वामी जी को जो इतना फॉरवर्ड लोग कहे जाते हैं, पर्टिकुलर कास्ट के लोग कहे जाते हैं, आज भी उनको गाली देते हैं।
तो ऐसे ऐसे नायक जो युग परिवर्तन का काम किया, तो एक चंपारण में हुआ वो अलग बात है राजनीतिक दृष्टिकोण से, चाहे जो भी, लेकिन यहाँ तो अनेकों नायक ऐसे हुए हैं जो बिहार को परिवर्तन किया और देश को एक नई दिशा दी और किसान को, मजदूर को और सब लोगों को अपना अधिकार का पहचान कराया। वैसे लोगों को भूलना हम समझते हैं कि अन्याय है, और इसीलिए हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी ने और हमारे सारे कार्यकारिणी के सदस्यों ने ये तय किया कि हम 12 फरवरी से 22 फरवरी तक उन्हीं जगहों का विशेष रूप में भ्रमण करेंगे जहां हमारे मगध के सुरमा थे, जो बिहार की राजनीति नहीं देश की राजनीति को भी प्रभावित किया। हम उनको याद करेंगे, उनको नमन करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने सिखों दौरा से कार्य करने का प्रारंभ शुरू कर रहे हैं 12 फरवरी से। इसमें सर एक और सवाल है कि चूंकि उनके जेपी के जो अनुयायी थे, जो उनका लंबा शासन भी रहा बिहार में, तो वो लोग भी कभी याद करने की कोशिश नहीं की। ये तो उनकी बात है। अब उनकी बात को मैं क्यों कहूँ? अगर वो बात हम कहेंगे तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म की बात होगी, और हम क्रिटिसिज्म में विश्वास नहीं करते हैं। हम यहाँ पर मानते हैं कि हम अपना कर्म करेंगे। अगर हमारे करने से और जनसभाओं में आने वाले लोगों का जो समर्थन होगा, उससे शायद उनके दिल पर कुछ गुजरेगा, और शायद हमारे इस कार्यक्रम के बाद उन लोग भी इस ओर ध्यान देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। क्योंकि जेपी जो थे वो उस दौर में 1954 में जब से एस्टेब्लिश हुआ था वो संस्था, उसके बाद से लाखों गरीबों के लिए वो एक तरह से मसीहा के तौर पे थे, और करीब 17-18 योजनाएं चल रही थी। अब सिर्फ एक कटाई का योजना चल रहा है, जो कटाई बुनाई का योजना है, बाकी सब बंद हो गए। तो उसके चलते लोग पलायन भी कर गए, 10-12 गाँव भी बसाए गए थे। वो गाँव का भी बुरा हाल है सर। जैसे एक गांधी जी के नाम पे था, एक बाघ के नाम पे था, एक प्रभावती के नाम पे था, उन 12 गाँवों में, तो उन गाँवों की भी बड़ा बुरा हाल है। यही सब गांव को हम लोग देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। और सही बात है कि हम लोग हिंदुस्तान के कोने में कहीं भी जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि बिहारी लोग वहाँ बहुत अपना अच्छा काम कर रहा है, चाहे कुशल मजदूर के रूप में हो, चाहे अकुशल मजदूर के रूप में हो, और या IAS अफसर हो या IPS अफसर हो। पता नहीं, जब हमारे यहाँ सारी वाइबिलिटी है, हमारे यहाँ ज़मीन इतनी उपजाऊ है इस माने में कि हमारे टैलेंटेड आदमी बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, और उनका सूद अगर हम नहीं ले रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी हम नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार की नीति में ज़रूर कमजोरी है। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी आए थे 2005 में, तो सबसे पहला उन्होंने एक नारा दिया था कि हम पलायन को रोकेंगे। पलायन रुका भी है, लेकिन कहने का गरज है कि जिस कदर रुकना चाहिए, जितना परसेंटेज रुकना चाहिए, वो नहीं रुका। और जयप्रकाश नारायण जी ने जो काम किया 10, 5, 20 गाँवों में, अगर उन सब कामों को फिर पुनर्जीवित किया जाए तो हजारों लोगों को स्वनियोजन यहाँ मिल सकेगा। और अभी उन लोग डिक्लेयर किए हैं कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी स्वनियोजन देंगे, और भी तेजस्वी जी ने भी कहा है 20 लाख लोगों को स्वनियोजन और नौकरी देने की बात है। तो इस काम को अगर करना चाहते हैं तो शेखो दौरा के जो इलाका है 10, 5, 20 गाँव, उसको पुनर्जीवित करना होगा। वहाँ क्रियाकलाप पहले होते थे, उसको आगे बढ़ाना होगा, तो हजार लोगों को पुनर्नियोजन हो सकता है। इस दिशा में भी हम सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो मॉडल सर आज बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत की या फिर स्वरोजगार की, वह योजना पहले से वहाँ आप जाएंगे देखेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन चूंकि वो अस्तित्वहीन हो गया है अभी के मौजूदा समय में। यही तो देखना है, यही तो जाना। इसीलिए तो हमने कहा भाई, जब इतने बड़े क्रांति दूत हुए और समूचे हिंदुस्तान को प्रभावित किए, और जहाँ उनका कर्म क्षेत्र रहा है वो कर्म क्षेत्र नेग्लेक्टेड रहा है, तो वहाँ का अध्ययन बहुत आवश्यक है। वहाँ का अध्ययन कर के राजनीतिक रूप में, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, संपर्क के माध्यम से हो, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि जो स्वनियोजन और सरकार अपने नौकरी देने की बात
कर रही है उसमें उनको मदद मिले। तो सर एक सवाल होगा कि जैसे अभी मुख्यमंत्री जी का एक समाधान यात्रा है, तो उस परिप्रेक्ष्य में अभी कहा जाए कि सियासी संकट का भी दौर चल रहा है उनकी पार्टी में भी, तो इस दौर में आपकी यात्रा की शुरुआत की राजनीतिक क्या वजह है? देखिए, मेरे समझ से कोई सियासी संकट का मामला नहीं है और समाधान यात्रा कर रहे हैं नीतीश कुमार, बहुत अच्छी पहल है। हमने देखा है जहाँ जहाँ जाने का उनका प्रोग्राम बनता है, 1 महीना पहले से ही उस जिला में हर प्रखंडों में देखते हैं कि सारे पदाधिकारी लोग बहुत एक्टिव होकर के सारी योजनाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जहाँ काम ठीक नहीं हुआ है वो ठीक करते हैं, तो उनके जाने मात्र से ही काम में प्रगति होती है और वही समाधान है। फिर लोगों से बात सुनते हैं, जीविका दीदियों से बात सुनते हैं और जैसा कि देखा गया है कि सब जगह लोग यही समझते हैं कि उनके आने से बहुत लाभ हुआ है, तो वो है। और रही बात सियासी संकट का, तो सियासी संकट नहीं है। हम उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में जो लोग सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। कुशवाहा जी आए थे कुछ मंशा से यहाँ पर, आपस में कुछ बात हुई होगी और जब नीतीश कुमार जी ने अपने बात को दोहरा दिया कि भाई बिहार का अगला मुख्यमंत्री अब खास करके 2025 में गठबंधन का, महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे, तो लोग समझ सकता है कि अब चीफ मिनिस्टर की वैकेंसी नहीं है। फिर उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी बात आई, उस पर भी नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि हाँ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ भी वैकेंसी नहीं है। तो जो आने वाला आदमी है सोचा होगा कि जब ये दोनों वैकेंसी नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे, तो इसलिए वो अपना इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो उनकी राजनीतिक सोच है, उनके सोच को हम गलत नहीं मानते हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन उसके चलते महागठबंधन में कोई कमजोरी है ऐसा मैं नहीं मानता। उस यात्रा से इस यात्रा, आपकी यात्रा से क्या फर्क, मतलब क्या इसको अगर तुलनात्मक देखा जाए तो इस यात्रा को किस रूप में लेते हैं? देखिए, उनकी यात्रा समाधान है, वो सत्ता में है, जहाँ जाते हैं समूचे बिहार के पदाधिकारी जो अव्वल पदाधिकारी लोग होते हैं सभी लोग पहुँचते हैं, अनरिपोर्ट डिसीजन होता है, सब कुछ होता है। हम सिर्फ अध्ययन करेंगे, अध्ययन कर करके उसका रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बना करके चाहे बिहार विधानसभा का मामला हो या मुख्यमंत्री से पर्सनल मिलने का मामला हो या पदाधिकारियों को अपना लेटर पैड पर लिख करके देने का मामला हो, ये तीनों स्वरूप को हम अपना करके समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। हमारा काम ये है, क्योंकि हम सत्ता में नहीं हैं और हमारे साथ पदाधिकारी कोई नहीं है, तो इस चीज़ में हम नीतीश कुमार जी को मदद करेंगे ताकि जो समाधान वो चाहते हैं वो समाधान और तेज गति से और पूर्ण समाधान हो, इसकी व्यवस्था हम अपनी यात्रा के माध्यम से यानी जो समस्याएं आएगी उनको आप सरकार तक पहुंचाएंगे। निश्चित इसीलिए तो जब गरीब संपर्क यात्रा कर रहे हैं तो संपर्क का क्या मतलब है? बहुतों को बहुत तरह की बात है, सब कुछ थोड़े मुख्यमंत्री से मिल लेते हैं, या जब जिस जिला में आते हैं मुख्यमंत्री तो पदाधिकारी लोग भी गरीबों की बात बहुत कम देख करके कुछ योजनाओं की बात करते हैं, कुछ और कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है इत्यादि की बात करते हैं, लेकिन गरीब की झोपड़ी में क्या हो रहा है, उनको पैखाना शौचालय है कि नहीं है, उनका पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, तो गांव तक के सीमित रह जाते हैं, शहर तक के सीमित रह जाते हैं, झोपड़ियों को नहीं देखते हैं। हम झोपड़ियों के लोगों से बात करेंगे, कहाँ कहाँ क्या है उसको हम एक लिस्ट करेंगे और उन लिस्टमेंट के आधार पर सरकार को हम समर्पण करेंगे ताकि वहाँ पर वो काम हो जाए। ये कह सकते हैं कि जो उनका गैप रह जा रहा है उस गैप को आप पूरा करें। निश्चित वो उनको हम सप्लीमेंट करेंगे, उनके काम को ही पूरा करने के लिए हम प्रयास करेंगे। अच्छा, इसको सर कोई विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर के यात्रा का मकसद को जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, जो हमारी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, उसका जन्म की बात आप सोच लीजिए, वो इसीलिए पार्टी हुई है और नहीं तो आज भी लोग कहते हैं कि मर्ज कर जाइए, पहले भी कहते थे कि मर्ज कर जाए, लेकिन जीतन मांझी बिहार का मुख्यमंत्री 9 महीना रहा
और रहने के दरमियान में सैकड़ों ऐसे डिसीजन हुए जिसमें 34-35 तो ऐसा है कि वो अकाट्य है। उन सब निर्णयों को अगर लागू किया जाए तो सर्वांगीण विकास बिहार का हो सकता है। तो कैसे हम पूरा करेंगे, क्योंकि सत्ता से तो हम हट गए, तो वैसी परिस्थिति में हम एक पार्टी बना करके, मुद्दा बना करके उस बात को सरकार के सामने रखेंगे। और आज हम घटक दल हैं महागठबंधन का, और जहाँ तहाँ यही बात होती है तो उन सब बातों को हम सरकार के सामने रखते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी का कि प्रकारांतर से, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन प्रकारांतर से हमारे लगभग 22-23 जो निर्णय थे उसको उन्होंने अनुपालित किया है और करेंगे, ऐसा विश्वास है। इसलिए चुनाव और राजनीति से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन जब चुनाव आएगा तो विधानसभा में, पार्लियामेंट में हमारी बात कैसे जाएगी इसका तो जरूर प्रयास रहेगा। और वैसी परिस्थिति में अब महागठबंधन में हम हैं, अब महागठबंधन में बैठ करके अभी 25 तारीख को पूर्णिया में एक बैठक होने वाली है महागठबंधन की। उसमें देखिए कि देवांशु भट्टाचार्य ने, तो वो थे दीपांकर भट्टाचार्य जी, उन्होंने भी मांग कर दिया है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हम भी बहुत पहले से कहते रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो वो कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत जब अगला चुनाव लोकसभा का हो या असेंबली का हो तो आपस में तय होगा किस पार्टी के भाग में कितने सीट और कहाँ की सीट होगी, वो सब तय करेंगे। तो उस पर निर्भर करता है। तो ऐसा कर्म क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है तो हम गया के रहने वाले हैं, गया में हम पढ़े हैं, मगध सिटी से हम काम किया है, यहाँ नौकरी भी किया है, और यहाँ हमारे सब विधायक भी हैं। 4 गो विधायक हैं तो 3 विधायक गया से ही हैं, एक आपको बगल से के जमुई जिला से हैं, और MLC भी गए के हैं, मंत्री भी हमारे गए के। मैंने कहने का मतलब कार्य क्षेत्र मेरा मगध रहा है, इसलिए मगध को विशेष फोकस हम लोग दे रहे हैं और देने का काम करेंगे। इसका कतई मतलब नहीं है कि हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही कर रहे हैं। हमको अगर अररिया का सीट मिलेगा तो हम लड़ सकते हैं, पूर्णिया का सीट मिलेगा तो हम लड़ सकते हैं, हमको गोपालगंज में बगहा का सीट है वहाँ हम लड़ सकते हैं। कहने का मतलब बिहार में कहीं भी हम लड़ सकते हैं, लेकिन अब वो तो गठबंधन पर निर्भर करता है। अब सीट दे सकेंगे कि न दे सकेंगे ये भी बात है। हो सकता है तजवीज़ करें कि साहब हम सीट नहीं देंगे, आप हमको मदद कीजिए, तो वो तो परिस्थिति बस उस समय निर्णय होगा। तो कहने का मतलब ये जो यात्रा है प्योर सामाजिक यात्रा है। समाज को कैसे आगे और बढ़ाने का काम करें, इनके दुख को कैसे कम करने की बात करें और उसमें हम सहयोगी बने, इसके लिए ऐसा यात्रा हम कर रहे हैं। अच्छा, एक सच सवाल है कि जैसे राजद के लोग सवाल उठा रहे हैं या तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री को लेकर के सवाल करते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कई बड़े लीडर भी राजद के लोग उठा चुके हैं, इसमें सबकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी सीधी प्रतिक्रिया है, हमको नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था तो कहीं से कोई मांग आई थी क्या? हमको उन्होंने उचित समझा, हमको बनाने का काम किया। आज तो नीतीश कुमार बोल चुके हैं कि 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी प्रसाद। तो इसमें मांग करने की क्या बात है? खुद नीतीश कुमार बात करना चाहते हैं, अब देश के परिधि में जाना चाहते हैं, और आज आवश्यकता है कि जिस प्रकार से भाजपा की सरकार बेरोजगारी के फ्रंट पर फेल हो चुकी है, आश्वासन था, आज 8 वर्ष हुआ तो 8 दूनी 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा था महंगाई को हम लोग रोकेंगे, महंगाई नहीं रुक सकी। और सबसे कठिन कहिए और सबसे पिंचिंग बात कहिए कि GST के नाम पर आज जो 200 रुपया मजदूर कमाता है उससे भी टैक्स लिया जा रहा है। ये सबसे खराब बात है। ऐसी परिस्थिति में इस सरकार के खिलाफ विरोधियों को गुलबंद करना पावन कर्तव्य होता है, और एक काबिलियत नीतीश कुमार में है और वो प्रयास करेंगे 16 के बाद, जैसा कि आपने खुद कहा है कि हम हिंदुस्तान का दौरा करेंगे और विरोधियों को
एकजुट करने का प्रयास करेंगे। वैसी परिस्थिति में तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री का मामला है तो नीतीश कुमार तो खुद बोल चुके हैं, समय कब है अपोर्चुन, क्योंकि वो 18 साल देश की राज्य की सेवा कर चुके हैं, इसलिए इसके भी हित को देखते हुए वो निर्णय लेंगे। शराबबंदी पे सर आपका मुखर रहा है, तो इस क्या स्टैंड है सर? क्योंकि अब सरकार में लंबी बात बोलिएगा तो ठीक है। शराबबंदी का जहाँ तक सवाल है, हम शुरू से मानते हैं कि शराबबंदी का नीति ठीक है। हम उस घर में पैदा हुए हैं जहाँ शराब बनती थी, शराब बिकती थी, शराब का सेवन माता पिता करते थे। लेकिन आज 79 ईयर्स हमारा उम्र हुआ है, हम नहीं समझते कि बचपन में हमारे मुंह में शराब डाल दिया गया होगा, तो हमको वो याद नहीं है। लेकिन आज तक अपने होठ पर शराब नहीं लाने का काम किया है, और यही कारण है कि हम भी पढ़े लिखे आज यहाँ हैं। हमारा भाई भी सब इंस्पेक्टर पुलिस था, नहीं है, तो हम जानते हैं कि शराब से बहुत हालत लोगों की चिंताजनक हो जाती है, आर्थिक भी, मानसिक भी और सामाजिक भी। वैसी परिस्थिति में शराब की जो बंदी है वो नीति बहुत अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन हमारा फोकस वहाँ पर है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मैंने स्लैकनेस है। अब यही कारण है कि चाहे पुलिस ऑफिसर हो या प्रशासनिक ऑफिसर्स है, वो लोग गलत रूप में काफ़ी पैसा अर्जित कर रहे हैं और उससे गरीबों को ही फजीहत सहना पड़ रहा है। आज सर्वे करने की बात है, जेल में गणना करने की बात है कि 60-70% जो जेल में बंद है वो कोई तस्कर बंद नहीं है। वो क्या भाई, तो 100 मिलीलीटर पी लिया है, मुंह में मेरे जार लगा और उसको जेल में गया। तो इस तरह की जो नीति हुई है, इसके संबंध में हम सुझाव जरूर देते रहे हैं कि कम से कम जो गरीबों को पकड़ा जा रहा है ऐसा न होना चाहिए। और उस माने में हम नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि 1, 2, 3 समीक्षा उन्होंने कर चुका, और उसमें बात आई है कि जो पिए हुए मिलेगा कहीं जाते हुए उनको जेल नहीं भेजना है या छोटा मोटा जुर्माना लेकर भेज देना है। तो ये लिबरल होते जा रहे हैं। हाल में तेजस्वी जी के सामने भी आप उठाए थे, गया में बोध गया। हाँ, वो तो हम दूसरे रूप में उठाया था, बोध गया के पर्यटन के संबंध में उठाया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शराबबंदी को चालू लागू करने के लिए जो पुलिस तंत्र है वो इस तरह से ऑपरेटिव है कि उससे गरीबों को ही घाटा है। और आप जब बोध गया की बात करते हैं तो बोध गया में तो हमने ये कहा कि शराबबंदी बिहार में करके हम बहुत ऊंचा हो जाएंगे, कम से कम हम नहीं मानते हैं। इसलिए कि आज गोवा है, आज महाराष्ट्र है, आज दूसरे राज्य है, वहाँ शराबबंदी नहीं है, तो क्या वो लोग नहीं बोल रहे हैं? क्या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया है और हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत ठीक है? या विदेशों की बात जहाँ है, जहाँ कॉमन कर्टसी में शराब पेश किया जाता है, तो क्या वहाँ मोरल नाम की चीज़ नहीं है? वहाँ विकास नहीं हो रहा है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हमारा कहने का मतलब है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। महात्मा गांधी भी कहाँ कहे थे कि शराब बंद करो? आज मेडिकल साइंस कहता है कि आवश्यक दवा के रूप में शराब का सेवन करना अनुचित नहीं है, लेकिन लिमिटेशन होना चाहिए। जैसे पॉइजन है, पॉइजन खाने पर आप तुरंत मर जाइएगा, लेकिन उसको मिश्रित करके दवा में दिया जाएगा तो वो अमृत है। तो उसी प्रकार से शराब का एक सर्टेन लिमिट है, उस लिमिट में दैहिक कार्य करने वाला लोग या मानसिक कार्य करने वाला लोग समय पर उपयुक्त मात्रा में अगर वो लेता है और जिससे आम जनता को
आम सार्वजनिक स्थलों को कोई हानि नहीं हो तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। और नहीं तो आज ऐसा होता है कि लोग कुछ पी लेता है, सड़क पर घूमते रहता है, मारपीट करता है, घर में मारपीट करता है, स्कूल में हल्ला करता है, स्वास्थ्य केंद्र में जाता है वो हल्ला करता है। तो इसके लिए तो 1991 का शराब नीति है ही है, उसके तहत उसको आप बुक कर सकते हैं, तो वो होना चाहिए। उसके बावजूद भी आज आर्थिक क्षति का है। हम आज नई बात बोल रहे हैं आपके सामने। जी जी। शायद नीतीश कुमार जी को इस बात पर भी सोचना चाहिए। वो सोचते हैं कि शराब नीति से हमको आर्थिक फायदा हुआ है, कितना पैसा जाता था 5,000 करोड़ या कितना तो बचता है। हम कहते हैं कि 5,000 करोड़ नहीं 20,000 करोड़ रुपया जनता का फाजिल खर्च हो रहा है, कोई मान नहीं रहा है। जो 40 रुपये पौच मंगाता था या 200 रुपये पौच मंगाता है और वो पीता ही है, एक चीज़। दूसरा चीज़ उसके बनाने की जो प्रक्रिया है, चोरी से बनाता है, आज हेस्टली बनाता है, तो उसमें कुछ रासायनिक सामान डाल देता है जिसके चलते लोग पीता है तो मौत भी हो जाती है। तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा है? लिमिट कर दिया जाता। अब दुकान रहता जैसे 2005 में किए थे, और परमिट सिस्टम होता, जिसको ज़रूरत है उसी को हम परमिट देंगे, और वो आधार पर अगर शराब लेता और सेवन करता तो हम समझते हैं हमारी रेवेन्यू भी ठीक होती और इस प्रकार से कदाचार नहीं होते। आज पुलिस पदाधिकारी अरबपति हो गए हैं, और कुछ दिनों में आप सुनिएगा कि पुलिस पदाधिकारी VRS लेंगे और वो सब पॉलिटिक्स में जाएंगे, चुनाव करेंगे। तो कहने का मतलब ऐसा मौका क्यों देना है? और पब्लिक को पीना है, अभ्यस्त है। हमको चावल कर दीजिए चाहे 5 रुपये किलो, चाहे कर दीजिए 500 रुपये किलो, हम चावल तो खाएंगे, हम तो खाएंगे ही। तो इसीलिए आवश्यक माना जाता है कहीं कहीं शराब का सेवन वो कभी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी कर दीजिए वो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये है कि बंद करने से कुछ फ़ायदे हैं, सिलेक्टेड रूप में हैं, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत से घर ऐसा है कि जहाँ शराब का सेवन नहीं होता है, वो गरीब हैं, कोई ख़ास बात नहीं हो रही है। लेकिन जहाँ शराब का सेवन हो रहा है और उनको बाहरी मदद मिल रही है तो फल फूल रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि शराब बंदी हो, क्रियान्वयन में जो पदाधिकारी लोग हाई हैंडेडनेस करते हैं और उसमें गरीब लोग को ही सताते हैं। कौन बड़े बड़े अफसर लोगों को, ज्यादातर गरीब ही जेल जा रहे हैं। बड़े लोग को 100 लोग कम से कम नवादा में अक्सर हर रोज 100 के आसपास। अरे वो तो हम तो एक बार कहे हैं ऐसा, हजारों बार हम कह रहे हैं। आज 10 बजे रात के बाद बड़े बड़े लोग हैं जो शराब पीते हैं, पति पत्नी दोनों पीते हैं, कौन पकड़ रहा है उनको? हम वही कहते हैं मजदूर को कि तुम वैसा ही करो जो बड़े लोग करते हैं ना, तो ऐसा ही करो कि 10 बजे के बाद थोड़ा ले लो, सो जाओ, सुबह उठ के अपना काम करो बढ़िया से, कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन ये करता है कि सुबह उठता है, ले लेता है, पकड़ा जाता है। ये आज कमाई से आ रहा है, 100-200 रुपया कमाया तो 50 रुपया को ले लिया और पी के घूमते जा रहा है तो पकड़ा जाता है। हमारा कहना है कि बड़े लोगों से सीख लो, जो सुनते हैं 50-50 हज़ार रुपया का बोतल उन लोग पीते हैं। हमको इतना पता है कितना बोतल कैसे है, लेकिन सुने कि 50,000 रुपये का बोतल होता है, तो जो पैसा कमाता है वो पिएगा, और पति पत्नी दोनों पीता है और लड़ता भी है दोनों जी। तो इसलिए बड़ों का देखशीसी करना चाहिए गरीब को, और समय पर शराब पिए, कोई हर्ज नहीं, और लिमिटेशन में पिए, एक सर्टेन मात्रा में पिए, कोई हर्ज नहीं। और उसी को कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। अगर वो ज़्यादा पीता है तो बर्बाद हो जाएगा, नहीं ज़्यादा पीता है, हिसाब से पीता है, तो उसका स्वास्थ्य में सुधार आएगा, उसके कार्य दक्षता में बढ़ोतरी होगी। सर, आप बहुत सारी जानकारी दी। एक आखिरी सवाल है मगही को लेकर के, क्योंकि आप मगही के एकमात्र लीडर हैं जो बराबर आप मगही को उठाते रहे, तो हम इस पे सर का प्रतिक्रिया जानने का कोशिश करें कि मगही आखिर पिछड़ा हुआ क्यों है, जबकि सबसे ज़्यादा बोला जाने वाली भाषा है।
देखिए, अभी हाल में हम एक जगह कहीं भाषण दे रहे थे मगही में ही। तो राय मदन किशोर जी पहले थे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, और उनकी पत्नी फिलॉसफी के प्रोफेसर रही है मगध में। और एक जगह गृह प्रवेश था, वहाँ हम पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद बेचारे खड़ा होकर के कही कि आप तो भाई मगही में इतने अच्छा बोल सकते हैं, हमको पता नहीं था। और आप बोल करके मगही को आप इस इलाका में एक तरह से प्राणवायु दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मगही और संस्कृत मिलकर के ही पाली भाषा का निर्माण हुआ है। तो मगही जननी है पाली भाषा का और कई एक भाषाओं का, और ख़ास करके मगध में के अलावा दूसरे में भी। अब जैसे मान लीजिए कि उत्तरी बिहार में भी है, मैथिली को और भोजपुरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य भाषाएं जो है वो 70-80% मगही स्क्रिप्ट है, मगही बात बोलते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आगे पीछे कर करके। और कहने का गलत कि हम बिहार के कोना में, उत्तर प्रदेश के कोई कोना में मगही हम बोलेंगे, सब लोग समझता है, भले न बोले अलग बात है। इसलिए मगही का विकास होना बड़ी जरूरी थी, और मगही के लिए एक बहुत अच्छा समय था। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का, जो मगही बोलने वाला समझने वाला है, कि मगही मगध क्षेत्र में बिहार विधानसभा, मगध क्षेत्र का ही चीफ मिनिस्टर 12-14 साल से, और हम लोग भी हैं। अब उसके बाद भी मगही को 8वीं सूची में नहीं जोड़ने के लिए प्रयास करना, एवं रिकमेंड नहीं करना, हम समझते हैं कि बहुत अन्याय मगही के साथ है। और यही कारण है कि जहाँ कहीं भी होता है, हम मगही में जब बोलते हैं तो इतना अच्छा हमको लगता है और जनता का समर्थन मिलता है कि एक बार बाढ़ में बोल रहे थे हम, रूढ़ी साहब थे, वो भोजपुरी में बोले, तो उसके बाद हम मगही में बोले, तो जितना लोग क्लैपिंग किया, ताली बजाया, तो अपने आप लजा गए। तो मेरा कहने का मतलब, मगही इतना प्रतिष्ठा हम लोग को दे रही है, तो उसको प्रतिष्ठा देना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन आज जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, जीतन मांझी इधर का एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पटना मगध क्षेत्र में आता है जहाँ असेंबली है, और मगही 8वीं सूची के लिए नहीं दर्ज हो, नहीं ये बात हो, उसका अपना व्याकरण है, अपना साहित्य है, उसके एक से एक उद्भट विद्वान है। तो कोई चीज़ की कमी नहीं है मगही में। कमी सिर्फ हम समझते हैं कि राजनीतिक पैट्रोनाइजेशन का है, और राजनीतिक पैट्रोनाइजेशन अगर मिलता है तो मगही से लालित्य भाषा हम समझते हैं कोई नहीं है। इसीलिए मगही आगे बढ़े, मेरे दिल में ये बात है, लेकिन देखिए क्या होता है। सर, आपके स्तर से कोई प्रयास हुआ था मगही बढ़ाने का? हम तो रोज बोल बोल करके बात कर रहे हैं। हम तो कहा विधानसभा में कोई नहीं बोला, हम वहाँ बोले, यही ना प्रयास है। और क्या करेंगे साहब, हमको ऑर्डर है कि हम ऑर्डर करेंगे। पत्राचार वगैरह जो भारत सरकार से मांगा जाता है, वो उनसे राष्ट्रपति को लिखा है हमने, यही पारस बाबू बैठे हुए हैं, इन्होंने ये किया है। उसके बाद उनको हमने लिखा है, कई बार लिखा है, वहाँ से जवाब भी आया है, हाँ इसको हम लोग लिखवा रहे हैं। वो सब काम तो होता ही रहता है, ये सब ये कोई काम में काम नहीं। काम मेन है बिहार से। बिहार की सरकार अगर चाहेगी तो हम समझते हैं कि हर काम हो सकता है। लेकिन हम यही समझ रहे हैं कि बिहार से कोई उचित पहल नहीं हो रहा।